हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने कोशिश की थी कि आज से मैं करंट अफेयर्स के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस लाऊं आपके साथ। तो फिर मैंने आज से शुरू किया है और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस के इसमें 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे आज हम। तो जो पहला आर्टिकल है, हाउ स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स विल हेल्प एलिवेट पोवर्टी। जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लाई गई है वो कैसे पोवर्टी को एलिवेट करने में हेल्प करेगी। देखिए अभी जो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब मैं ऐसे ही कर पाऊँगी अभी, चूँकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। तो अभी अब मैं आपको ऐसे ही लिख के दूँगी। अब मैं ट्राई करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा प्रोफेशनल फॉर्म में आ सकूँ मैं। और दूसरी चीज़ के लेक्चर्स अभी स्टार्टिंग में थोड़े से लंबे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं खुद भी आप ही के जैसे दूसरों के लेक्चर्स देके करती थी। तो मैंने अभी रिसेंट में ही स्टार्ट किया है, तो मे बी लेक्चर्स अदर के कंपैरेबल थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि टाइम के साथ साथ मैं उनकी जो टाइम ड्यूरेशन उसको कम करते जाऊँ। चलिए फिर देखते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम क्या है। अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है स्कीम लाई गई है, मतलब पीएम स्वनिधि जो लाई गई है। इसमें हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10,000 तक का लोन जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए देगी, जिससे मेनली स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिससे कि वो अपने बिज़नेस को फिर से स्टार्ट कर सकें, जो कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी बुरी तरह से हिट हुआ था। स्कीम जो है ऑलरेडी काफ़ी लोगों को हिट कर चुकी है। लगभग 25 लाख स्ट्रीट वेंडर सामने आए हैं इस स्कीम को पाने के लिए। ये इस तरह का पहला डाटाबेस बनाया जाएगा कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं जो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट से ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस तरह की स्टडी की ज़रूरत क्या है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी इस ऐसी स्टडी की। जो ये स्कीम है ये प्लान कर रही है कि अपना माइक्रो क्रेडिट जो है लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक लेकर जाए अक्रॉस इंडिया। इसमें हॉकर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे कि हॉकर्स को भी इसमें कुछ ना कुछ जगह दी जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसा डेटा बनाएं जिससे क्या हो, एक हमें कम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एलिवेशन के लिए डेटा मिल सके और आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ऐसा हार्डली कोई डेटा होगा जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है स्ट्रीट वेंडर्स को वो कैसे मिल रहा है, कब मिल रहे हैं, पता चले। और साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडिंग इकोनॉमी है इंडिया में उसका क्या रोल है, इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इवन जो गवर्नमेंट का सर्विसेज होते हैं, जैसे कि एनएसएस हो गया, फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनमें भी इनका कहीं मेंशन नहीं होता है स्ट्रीट वेंडर्स, या फिर स्ट्रीट वेंडिंग इकोनॉमी जो है इंडिया की उसका कहीं भी मेंशन नहीं होता है। एनएसएसओ ने डिफाइन किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स की कैटेगरी होते क्या एग्जैक्टली। ये होते हैं इंटरप्राइजेज विदाउट फिक्स्ड प्रीमाइसेस। इनका कोई फिक्स्ड प्रीमाइसेस नहीं होता है, लेकिन ये इंटरप्राइजेज होते हैं अमंग किनमें से इनकॉर्पोरेटेड और नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज, जो कि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इसमें से कंस्ट्रक्शन जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2011 और 12 में, अपनी 67th या 68th रिपोर्ट में इन्होंने ऐसा कहा था। अब वेंडिंग जो है, वेंडिंग इतना ज़्यादा मतलब वाइड रेंज पे क्यों होता है, पहले वो देखते हैं। जो वेंडिंग है इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही लो लेवल की स्किल चाहिए होती है, प्लस में बहुत ही स्मॉल फाइनेंशियल इनपुट्स लगे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है लोगों के लिए कि ये बहुत ही लो प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है टेक्निकल पेपर के द्वारा, जिसका टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन फूड सर्विस एक्टिविटीज़ एंड देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑथर किया गया है बीबी सिंह के द्वारा। अब एनएसओ का कहना है लगभग 2 लाख वीमेन और 21,500 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडिंग के काम में एंगेज हैं, और लगभग 1.18 मिलियन जो हाउस होल्ड हैं वो डिपेंड हैं इसी स्ट्रीट वेंडिंग पे एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ये कहा गया है, एक पेपर है थिंक टैंक जिसने ऑब्जर्व किया है रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। अब जो प्रोफेसर सरित भौमिक है वो कहते हैं कि जो हॉकर्स और जो अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर आ स्टडी ऑफ 7 सिटीज़, इनकी एक स्टडी है। इनका कहना है कि जो एक हॉकर है वो लेस देन मिनिमम वेज कमाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और साथ ही साथ को कंटिन्यूसली हरास भी होना पड़ता है कुछ अथॉरिटीज़ के द्वारा। वो उनसे ब्राइब मांगते हैं और हरासमेंट उनका होता रहता है। अब कुछ केसेस जो कि कंटिन्यू जी बताइए हो, सारी बात तो हो ही गया। इसके बाद में जो नेशनल अलायंस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया है, ये चाहती है कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन लेके आए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए।
इसके इसके पीछे रीज़न क्या है, जो पॉवर्टी मतलब स्ट्रीट वेंडिंग जो इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? पहली बात तो पॉवर्टी सबको पता है, दूसरी बात लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे होता है क्या है, गाँव वगैरह में आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अलावा शायद ही इक्का-दुक्का चीज़ों को हटा के आपको पता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं इस उम्मीद में कि आप किसी शहर में जाओगे तो आपको काम मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि फॉर्मल सेक्टर्स में इस टाइम कैसे जो जॉब का स्कोप है कैसे श्रिंक होता जा रहा है। और ये स्ट्रीट वेंडिंग का कॉन्सेप्ट केवल इंडिया में ही नहीं है, मतलब केवल इंडिया में यूनिक नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क में भी लगभग 20,000 के आसपास हॉकर्स पाए जाते हैं। और जो वेंडर्स हैं इनको ये मोस्टली होते क्या है, इनमें जो न्यूयॉर्क की एग्रेसिव क्वालिटी फॉर लाइफ का जो एक क्रैकडाउन है उसके विक्टिम हो चुके हैं ये लोग। इनको क्या होता है, जो वेंडिंग लाइसेंस है उसे डिनाई कर दिया जाता है, क्योंकि डिनाई कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कोई ऐसी रोड या फिर कोई ऐसी कॉलोनी बिल्डिंग जो भी चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़े बिजनेसेस या बड़े लोगों की होती हैं, तो वो लोग इन हॉकर्स को उस रोड में आने से मना भी कर देते हैं। ये जो क्या होते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के वायोलेशन के लिए भी इनको क्या बोलते हैं, फ़ाइन देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप कोई क्रॉस वॉक है उसके आप बहुत पास खड़े हो जाते हो तो भी आपको फ़ाइन देना पड़ जाता है। ये हाल न्यूयॉर्क का है। अनसक्सेसफुल और अनेबल टू गेट स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन है, मोस्टली वो होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर जो जॉब्स उनको नहीं मिल पाती हैं, वो स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर लेते हैं। 7 अलग अलग सिटीज़ की स्टडीज़ करने के बाद जो वहाँ के वेंडर्स हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि जो एवरेज अर्निंग होती है वो रेंज करती है 40 रुपये से लेकर 80 रुपये पर डे तक। इसलिए प्लीज़ आप बार्गेन मत किया करें किसी स्ट्रीट वेंडर से, बहुत मुश्किल से कमाते हैं वो लोग। और जो वीमेन होती हैं वो तो इनसे भी कम कमा पाती हैं, उनको इनसे भी कम मिलता है। अब जो बेनिफिट लाई गई है पीएम स्वानिधि, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ये क्या होगा, जो भी स्ट्रीट वेंडिंग है फिर जो हॉकर्स उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएगी और लेजिटिमेट करेगी कौन जेन्युइन स्ट्रीट वेंडर्स है। इनके पास अभी तक इनके पास क्या है, कोई वैलिड आईडी नहीं है, कैसे इनकी पहचान हो सके कि कोई ये लेजिटिमेट वेंडर है या नहीं है। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने अपने सालों सालों से अपनी जो रजिस्टर्स हैं उनको लिस्ट को अपडेट करा ही नहीं है। हाउ विल द स्टडी बी डन, अब जो स्टडी है वो करी कैसे जाएगी? देखिए, जो बैंक से अपन का एक नॉर्मल वर्क होता है, क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। और डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे? इस प्रोडक्ट के थ्रू जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनके थ्रू डेटा जो है कलेक्शन होगा। और साथ ही साथ में होता क्या, जो क्रेडिट प्रोफाइलिंग होती है वेंडर्स की वो जो है बननी शुरू हो जाएगी। जो कमिटीज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा जाएगा कि आप वेंडर्स के पास जाओ, उनके एरियाज़ तक जाओ, और मतलब सॉरी उनके पास तक नहीं, मतलब उनके पास तक जो भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंच जाएंगी धीरे धीरे करते करते। और जो काफ़ी सारी रनिंग स्कीम्स हैं, जैसे कि एजुकेशन की हो गई, सोशल हो गए, सोशल वेलफेयर हो गए, बाकी चीज़ों के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, नोडल ऑफिसर को कहा जाएगा कि आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो और ये सब चीज़ें जो है, ये सब स्कीम्स जो है आप वेंडर्स तक लेके जाओ। और इससे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? इससे प्रॉफिट होगा जो भी अब चूँकि प्रोफाइलिंग तो हो चुकी होगी वेंडर्स की, उनके बारे में गवर्नमेंट को पता होगा, तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकेंगी, जैसे रिजर्वेशन कोटा में उनको जॉब्स मिल सकती हैं, या फिर कोई वेलफेयर स्कीम जो उनके पास तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही थी वो जो है वो आसानी से पहुंच जाएगी। अब ब्यूरोक्रेटिक्स के फॉर्म में अगर हम बात करें तो इनफॉर्मली इनको कहा जाता है सैचुरेटिंग द बेनिफिशियरीज विथ ऑल रिलेवेंट वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। विल दिस एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स पोवर्टी एलिवेशन, क्या ये सच में काम करेगा पोवर्टी एलिवेशन की तरफ? चलिए भाई देखते हैं। अगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की बात करें तो लॉन्ग रन में शायद करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, जो बैंक से उनको कहा गया आप लोन दीजिए स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को 10,000 रुपये तक का। इससे धीरे धीरे होगा क्या, इनको करने के लिए जो बैंक से इनको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि सिबिल स्कोर हो गया और पैन कार्ड चाहिए होगा, IT रिटर्न भी फाइल करना होगा, ये सब प्रोसेस इनको करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स भी आएंगे, जैसे कि हम सबको पता है कि जो वेंडर्स हैं उनकी हार्डली ही कोई क्रेडिट वर्दीनेस होती हो हमारे इंडिया के फॉर्मली बैंक सिस्टम में। लेकिन जो पीएम स्वनिधि है वो इंसेंटिवाइज करेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन को। इसमें होगा क्या, एक QR कोड जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको वो भीम ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब भी वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको कुछ कैशबैक भी मिलेगा। और ऐसे होगा क्या, जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफर रिसीव कर रहे हैं, कैशबैक ले रहे हैं, तो इन सब के थ्रू होगा क्या, धीरे धीरे ही सही लेकिन बैंक में उनकी एक हिस्ट्री बनती जाएगी और आने वाले फ्यूचर में एक उनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बनती जाएगी। चलो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान एंड वाई पाकिस्तान हैज़ गिवन इट प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस। अब जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान ने इसे क्यों प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस दिया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो एक नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है, जो कि साथ में पाकिस्तान की टेरिटरी है वैसे तो ये, जिसमें एक क्या है जी लैंड रूट भी कनेक्ट करती है अपना चाइना के साथ, जहाँ पे ये मिलते हैं जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन से। और जो K2 है इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। नवंबर 1 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है गिलगित बाल्टिस्तान का। और जो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस है गिलगित, अगर इसे मिल जाता है गिलगित बाल्टिस्तान को, तो पाँचवा प्रोविंस हो जाएगा पाकिस्तान का। अब जो रीज़न है ये इंडिया के द्वारा भी क्लेम किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, जैसे कि वो 1947 में एग्जिस्ट करता था। ठीक है जी। अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही वाइटल रोल है दोनों कंट्रीज़ को लेकर। एंड्रयू स्मॉल जो है उनका मानना है कि जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये धीरे धीरे धीमे होता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और लेकिन जो ये प्रोविजनल प्रोविंस का कॉन्सेप्ट है, ये इसको मानने के लिए पाकिस्तान बहुत बेसब्री से उत्सुक है, और साथ ही साथ अब पाकिस्तान की आर्मी भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। व्हाट इज़ द रीजंस करंट स्टेटस, अभी जो रीज़न इसका करंट स्टेटस क्या है हम ये भी देख लेते हैं। जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो फेट है वो कश्मीर में है, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका अरेंजमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिफरेंट तरीके से होता है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली रूल की जाती हैं एग्जीक्यूटिव फेट के द्वारा। अभी 2009 तक क्या था, जो रीज़न था वो सिंपली बुलाया जाता था क्या, नदन एरिया होता था। ठीक है, जिसको नाम दे दिया गिलगित बाल्टिस्तान। मतलब इसके पहले सिंपली इसको एक नदन एरिया के नाम से जाना जाता था 2009 से पहले, लेकिन 2009 में क्या हुआ, इसको गिलगित बाल्टिस्तान का नाम दे दिया गया एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस के नाम पे, जिसने क्या किया, वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आज जो लास्ट पोल हुआ था 2015 में हुआ था, अभी और जो ख़त्म हो गया उसका सेशन जुलाई 2018 में। अभी नए पोल तो होने थे जिससे कि कंफर्म हो सके कि हाँ इसको हम प्रोविजनल प्रोविंस का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सब चीज़ें पोस्टपोन हो चुकी, तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तभी कन्फर्म होगा कि इसको प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वाई या सेपरेट स्टेटस, अब बात जाती है कि ऐसा सेपरेट स्टेटस देने के पीछे मकसद क्या है, भाई ऐसा क्यों ज़रूरी है। नवंबर 1947 में जो हरी सिंह थे, उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेशन साइन किया इंडिया के साथ, जो इंडियन आर्मी थी वो कश्मीर वैली में उतरी, और वहाँ से उसने क्या किया, जो भी ट्राइबल इन्वेटर्स थे पाकिस्तान की साइड से उनको हटा दिया। अब इसमें क्या हुआ, जो रेबेलियन थी वो हरी सिंह के अगेंस्ट जो है खड़ी हो गई। ब्रिटिश फोर्स जो थी वो भी सामने आई, जिससे कि क्या हो, गिलगित को बचाया जा सके। हालांकि ये पूरा का पूरा तभी आई थी जब ब्रिटिश रूलर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आओ और हमें बचाओ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में ये था कि ब्रिटिश उस टाइम पे चाहते थे अपना खुद का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना, और इस तरह से जो सोवियत ब्रिटिश ग्रेट गेम था टेरिटरी का, वो स्टार्ट हुआ किसके तहत, किसके अंडर मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के तहत। अब जो गिलगित है, उसने गिलगित का जो रीज़न है उसको ब्रिटिश को लीज़ कर दिया गया था, किसके द्वारा, हरि सिंह के द्वारा 1935 में। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, तो ब्रिटिश ने वापस से इसको रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ, जो हरि सिंह थे उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को भेजा मिस्टर ब्राउन के पास, और उनसे कहा कि आप इसका क्या करो, इंचार्ज ले लो। तो ब्राउन जी ने क्या किया, इसका गिलगित स्काउट का इंचार्ज तो ले लिया, लेकिन इन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ के हेडक्वार्टर पे पाकिस्तानी झंडा जो है फहरा दिया। और इसके बाद जो गिलगित स्काउट था उसने क्या किया, धीरे धीरे बाल्टिस्तान के रीजन को भी अपने सेंट्रल कंट्रोल में ले लिया। जो पाकिस्तान था उसने गिलगित बाल्टिस्तान का जो एक्सेशन था थ्रो एक्शन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि क्या हुआ था, जो पूरी की पूरी टेरिटरी पे था उनका खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, लेकिन फिर भी वो उसके एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद हुआ क्या, इंडिया गया भाई यूएन के पास। यूएन में काफ़ी सारे रेजोल्यूशन पास हुए सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। अब जो पाकिस्तान था, गिलगित बाल्टिस्तान और POK दोनों को नहीं चाहता था कि पाकिस्तान से अलग हो सकें। इसी वजह से रीज़न ये है कि वो चाहता है कि जो रीज़न है गिलगित बाल्टिस्तान का, उसको प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस मिल जाए। इस ग्रांटिंग दिस स्टेटस आ स्टेप टूवर्ड्स पाकिस्तान एक्सेप्टिंग द LOC स्टेटस। क्यों, अगर ऐसा स्टेटस वो मिल जाता है तो क्या पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि LOC के जो क्यू है उसको एक्सेप्ट करता है क्या। देखिए भाई, इसके बारे में बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं दबे मन से कुछ भी कह लो आप, इंडिया में कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि जो पूरा का पूरा मैप बन चुका है उसको अब वापस से ले मतलब जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है वापस से अपने अंदर में ले आना, मैप को चेंज कर पाना, ये बहुत हद तक मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लगभग इम्पॉसिबल है।
तो इस बात में बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अब इंडिया ये चाहती है कि अगर वो गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दे, तो अपने पास्ट को भूल के मे बी जो अभी जो इशू चल रहा है हमारा कश्मीर को, मे बी उस पर फ्यूचर में बातें कर सकें। वॉट डू द पीपल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान वांट। अब देखो भाई, ये सब तो हो गई इंडिया पाकिस्तान की बातें, लेकिन कोई वहाँ रह रहे लोगों से तो पूछो कि वो क्या चाहते हैं, तो बात करते वहाँ से। देखिए, इनको मोस्टली जो है वो चाहते कि पाकिस्तान का इनको पार्ट बना दिया जाए, चूँकि अभी प्रेजेंट उनके पास कोई भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हालांकि उनका इंडिया के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। पहले होता था, क्या पहले डिमांड की जाती, पहले भी ये डिमांड की थी कि आप हमको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दो। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि उनका कश्मीर के साथ भी कुछ खास लगाव नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे नॉन कश्मीरी एथनिसिटीज़ के ग्रुप लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही वेरियस लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कश्मीरी में नहीं बोली जाती हैं। लगभग 1.5 मिलियन गिलगित बाल्टिस्तान रेजिडेंट्स हैं, जो कि सियाज हैं। और साथ ही साथ इसीलिए होता क्या है, वहाँ के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ कभी कभी गुस्सा भी भड़क जाता है, क्योंकि जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, वो आते हैं डायरेक्टली और सियाज पर अटैक कर देते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आपको वहाँ के किसी भी नेचुरल रिसोर्स पे आपका हक नहीं है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएंगे, उनको ये सारी पावर्स मिल जाएंगी और जो भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दोनों आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और आपके कोई भी सजेशन या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट जो मुझे अपने लेक्चर्स में करनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं ट्राई करूँगी मैं आपके वर्ड्स पे फॉलो कर सकूँ, आपके वर्ड्स को, और नेक्स्ट टाइम से लेक्चर्स और अच्छे से डिलीवर कर सकूँगी। तो ये अभी हमने डिस्कस किया वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। अभी कुछ टाइम बाद मैं द हिंदू का भी आर्टिकल डिस्कस करूंगी। और एट द लास्ट, मतलब इस डे के लास्ट में, मैं ट्राई करूंगी प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कुछ बहुत पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंटर्स या फिर कुछ आर्टिकल्स मैं ला सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।